बच्चों इस भाग में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1। और इस भाग में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो बीत गया है अर्थात अतीत, उसके बारे में हमें वर्तमान में किस प्रकार से जानकारी और किन किन स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो बच्चों शुरू करते हैं इतिहास का भाग 1 और इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बच्चों इस पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हम इतिहास विषय के बारे में एक सामान्य जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जो इतिहास विषय है अपना, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और जो ये हिस्ट्री शब्द है बच्चों, ये मूल रूप से यूनानी भाषा का एक शब्द है बच्चों, हिस्टोरिया। यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, उससे बना हुआ ये हिस्ट्री शब्द। और इस हिस्टोरिया शब्द का बच्चों अर्थ देखा जाए तो वो होता है जानना, ज्ञात करना या फिर सत्य की खोज करना। अर्थात किसी भी ज्ञान को जो हमें प्राप्त नहीं है या जो ऐसी जानकारी जो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको क्या करना है, जानना है, उसको ज्ञात करना है और उनके बारे में जो सत्यता है उसकी क्या करनी है, खोज करनी है। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, उससे बना हुआ है और जिसके अर्थ ये है। अब इस इतिहास की जो सामान्य, यदि इसका हिंदी के दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखा जाए तो वो है बच्चों इति प्लस हास। और ये एक अर्थ निकालेगा, इति का अर्थ है बच्चों इस प्रकार और हास का अर्थ होता है बच्चों घटित हुआ होगा, घटित हुआ होगा। तो बच्चों हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यदि इतिहास का अर्थ तो है इति प्लस हास, अर्थात इति धन हास, इस प्रकार घटित हुआ होगा। तो जो अतीत है उसके बारे में हमें किस प्रकार से और किस प्रकार से वो घटित हुआ है उसके बारे में जानने का जो विषय है वो अब बच्चों क्या कहलाता है, इतिहास विषय कहलाता है। यदि इतिहास की पिता की या इतिहास की जो खोज किसने की थी उसके बारे में बात करें तो इतिहास के विषय के खोजकर्ता या फिर कह सकते हैं इतिहास के पिता, तो वो है बच्चों एक यूनानी विद्वान है हेरोडोटस। ये क्या कहलाते हैं, इतिहास के पिता कहलाते हैं। यदि बच्चों अपने से पूछा जाए कि इतिहास के पिता कौन है तो वो है अपने सामने हेरोडोटस। और हेरोडोटस हैं बच्चों यूनानी विद्वान। और हेरोडोटस की एक पुस्तक भी है बच्चों, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, इतिहास के पिता हेरोडोटस। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जो इतिहास है इसका मूल रूप से किस शब्द से निर्माण हुआ है और इतिहास का सामान्य अर्थ क्या है और इतिहास के पिता कौन है, और हेरोडोटस हैं जो पुस्तक हिस्टोरिका के लेखक भी हैं। अब हम देखेंगे कि बच्चों जो भारत का ये इतिहास है इसको कितने भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसको बांटेंगे प्राचीन काल के इतिहास में, फिर मध्यकाल का इतिहास, फिर आधुनिक काल का इतिहास। और आधुनिक काल के बाद में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद जो नई प्रवृत्तियां भारत के अंदर देखी जा रही है वो सभी की सभी प्रवृत्तियां किस में आएंगी, स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। यदि सबसे पहले बात की जाए प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल को भी बच्चों 3 भागों में बांट के देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वहीं प्राचीन काल से मध्यकाल, यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि जो काल का विभाजन हो रहा है वो विभाजन किस आधार पर हो रहा है, तो ये विभाजन अनेक आधारों को मानकर किया जाता है। और जिसमें क्या होता है कि जो प्राचीन काल और मध्यकाल को अलग से विभाजित करना है या मध्यकाल को आधुनिक काल से अलग विभाजित करना है, तो इनमें नई प्रवृत्तियां अगर देखने को मिलती है तो ही काल विशेष का क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। यदि मध्यकाल की बात करेंगे तो उसमें सल्तनत काल, मुगल काल, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं और धार्मिक आंदोलन। वहीं आधुनिक काल में अंग्रेजों और विदेशियों का भारत में आगमन, साम्राज्य अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में स्थापना, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता के संघर्ष का आधुनिक काल के अंतर्गत
अध्ययन किया जाता है। वहीं इस काल के जो बाद का इतिहास है वो स्वतंत्रता के बाद के इतिहास वाले भाग में पढ़ा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो अपनी ये पाठ्य पुस्तक है जिसके सभी के सभी अध्यायों का संबंध है केवल और केवल प्राचीन काल से, और इसके जो आगे की कक्षाएं हैं उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकाल, आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद के काल में। तो इस पुस्तक में हम सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों पहला अध्याय। इसमें बच्चों पहले अध्याय में एक कहानी दी गई है शुरू में, जिसमें एक बच्ची है रसीदा नाम की, और रसीदा नाम की बच्ची क्या कर रही होती है? न्यूज़पेपर अर्थात अखबार पढ़ रही होती है। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके सामने एक सुर्खी आती है कि 100 साल पहले, 100 साल पहले नामक इस सुर्खी को देखकर रसीदा मन ही मन विचार करने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अर्थात रसीदा मन ही मन विचार करने लगी कि 100 साल पहले या इससे भी यदि पहले की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति विशेष इसको किस प्रकार से जान सकता है कि इतने साल पहले क्या क्या हुआ होगा, क्या हुआ, कब हुआ, कहां पे और किस प्रकार से यह घटना घटित होती है। तो इस पुस्तक में बच्चों हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस सवाल के इर्द गिर्द रहेगा, अर्थात कोई कैसे जान सकता है, अर्थात अतीत के बारे में हमें जानकारी के क्या क्या माध्यम है और क्या क्या स्रोत हैं, इसके इर्द गिर्द अपना पूरा अध्याय रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों बात करें कि कैसे पता लगाएं कि सैकड़ों और हजारों साल पहले क्या हुआ, या पिछले साल क्या हुआ, या कल क्या हुआ। तो बच्चों हम देखते हैं कि यदि कल की बात करें कि कल क्या हुआ था, तो इसके बारे में हम न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं, टीवी के द्वारा देख सकते हैं, रेडियो इत्यादि अनेक प्रकार के माध्यम होते हैं बच्चों जिसमें हमें जानकारी मिल सकती है कि कल या परसों या जो आसपास के जो दिन है अपने उनमें क्या हुआ। यदि पिछले साल क्या हुआ इसकी बात करें तो इसमें भी किसी व्यक्ति की स्मृति विशेष पर आधारित ज्ञान से पता लगाया जा सकता है कि 1-2 साल पहले या 5 साल पहले क्या हुआ। यदि जानना हो कि बच्चों सैकड़ों साल, हजारों साल पहले क्या हुआ, तो इसके लिए हमें इतिहास का और इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अब अध्ययन करेंगे तो बच्चों हमारे सामने जो जानकारी निकल कर आएगी वो देखिए कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत का अध्ययन करेंगे, स्रोतों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ के जो मानव विशेष था उसका खान पान क्या था, पहनावा किस प्रकार का था, यदि वो घरों में रहता था तो घरों के प्रकार किस प्रकार के थे, और यदि नहीं रहता था तो जो कच्चे घर होते थे वो किस प्रकार के थे। उस समय कौन कौन से खेल, कौन कौन से नाटक और कौन कौन से गीत विशेष गाए जाते थे, खेले जाते थे, इन सभी के बारे में जानकारी मिल सकती है। और जो समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके क्या है कि जो जीवन की जानकारियां हैं उनके बारे में भी हम आसानी से जान सकते हैं। कैसे बच्चों? अतीत का अध्ययन करके। तो देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले कि ये लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते थे। अब ये लोग कहाँ पर रहते थे इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों हम मानचित्र का सहारा लेंगे, और मानचित्र के सहारे में भी हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम जो नर्मदा नदी का क्षेत्र है, फिर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, फिर गारो की पहाड़ियों का क्षेत्र, विंध्यन की पहाड़ियों का क्षेत्र, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, और गंगा तथा सोन नदी का क्षेत्र। तो बच्चों मानचित्र में हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर मानचित्र में अवस्थित है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि नर्मदा नदी का क्षेत्र। तो नर्मदा नदी के क्षेत्र का बात करें तो जो अपना विंध्यन के और सतपुड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो है अपना नर्मदा नदी क्षेत्र। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की, तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड वाला भाग है वो है अपना 2 नंबर का क्षेत्र सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। वहीं बच्चों बात करें गारो की पहाड़ियाँ तो अपने भारत के मेघालय राज्य में स्थित है गारो की पहाड़ियाँ, अर्थात 3 नंबर बिंदु। विंध्यन की पहाड़ियों की बात करें
तो नर्मदा के जस्ट ऊपर वाले भाग में 4 नंबर क्षेत्र अवस्थित है, जो है विंध्यन का क्षेत्र। वहीं सिंधु नदी के क्षेत्र की बात करें तो ये सिंधु और इनकी ये जो सहायक नदियां हैं, ये हो गया अपना सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। वहीं सबसे अंत में देखेंगे बच्चों गंगा और सोन नदी का क्षेत्र, जहां पर भारत के सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और उस साम्राज्य का नाम आएगा बच्चों अपने सामने मगध साम्राज्य। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि नर्मदा नदी का क्षेत्र है, सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों का क्षेत्र है। वहीं यहाँ देखेंगे कि गारो की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, गंगा और सोन नदी की जो घाटियों का क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार के साम्राज्य और किस प्रकार के लोगों का निवास होता था, इन सभी के बारे में डिटेल से बच्चों अध्ययन करेंगे। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि बच्चों जो हमारा 1 नंबर भाग होगा वो मानचित्र में यहाँ पे, 2 नंबर इस क्षेत्र की बात करेंगे जो भारत के पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में, वहीं 3 नंबर में बात करेंगे भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की, वहीं 4 नंबर में बात करेंगे बच्चों जो विंध्यन की पहाड़ियां हैं, और इसके उत्तरी भाग में हम देखेंगे कि जो चावल के उपजाए जाने के हमको क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। और 5 नंबर पे बात करेंगे बच्चों सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र। वहीं सबसे अंत में बात करेंगे भारत के उत्तरी मैदान, अर्थात जो गंगा, सोन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, इसमें एक साम्राज्य की स्थापना होगी, और वो साम्राज्य अपना होएगा मगध साम्राज्य, जो उस समय का क्या है, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी का क्षेत्र, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले देखते हैं बच्चों नर्मदा नदी क्षेत्र, और नर्मदा नदी क्षेत्र में हम देखेंगे कि लाखों वर्षों से लोग इस नदी के तट पर क्या कर रहे हैं बच्चों, रह रहे हैं, खान पान कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो संग्रह है और दूसरी इनकी क्रिया है आखेटक क्रिया, और इसी से अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। संग्रह से यहाँ पर तात्पर्य बच्चों कि जो इनको जंगलों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से जो भी खाने का या भोजन का जो सामग्री प्राप्त होती है, उसको ये भविष्य में खाने के लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो है संग्रह के नाम से। वही आखेटक की बात करें तो आखेटक से तात्पर्य है कि किसी भी जानवर या पक्षी का क्या करना, शिकार करना। अर्थात जो ये नर्मदा नदी में ये लाखों वर्षों से ये जो मानव रह रहा था, ये संग्रह और आखेटक की क्रियाओं के ऊपर ही क्या था, निर्भर था। और ये भोजन के लिए क्या करता था बच्चों, जड़ों को, फलों को और जंगल से प्राप्त होने वाले जो अन्य उत्पाद थे, इनके ऊपर ये निर्भर रहते थे। अर्थात जंगल ही इनके भोजन का एकमात्र क्या था, स्रोत था। वहीं बात करें सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अर्थात वर्तमान जो पाकिस्तान वाला भाग है वहां पर स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जो लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। और ये लोग क्या करते थे, फसलों के साथ साथ में पशुपालन भी करते थे, और ग्रामीण संस्कृति का जीवन ये क्या करते थे, जीते थे। इसमें क्या है बच्चों कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, वहां पर 8000 वर्ष पूर्व के जो अवशेष मिले, और उसमें क्या है कि जो सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं साथ में ये क्या करते थे, पशुपालन और ग्रामीण जीवन जीते थे। बात करें यदि उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में विंध्यन की पहाड़ियां स्थित है, यहाँ पर देखेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है। और सर्वप्रथम जो विंध्यन का भाग है, विंध्यन के उत्तरी भाग में चावल को उपजाया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर। सिंधु और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है या सिंधु सभ्यता है, ये वर्तमान यानी आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों के फलने और फूलने के प्रमाण मिलते हैं। जो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, और यहाँ पर क्या है, ये एक नगरीय सभ्यता थी, और 4700 वर्ष पूर्व के यहाँ पर नगरों के अवशेष मिलते हैं। वहीं गंगा और सहायक नदियों के क्षेत्र में समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास देखें तो वो विकास हमको 2500 वर्ष पूर्व के आसपास के समय में देखने को मिलता है। तो बच्चों जो सिंधु नदी और सहायक नदियों का क्षेत्र है, वहां पर क्या है, नगरों का विकास
गंगा और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो नगरों का विकास हो रहा है उससे भी पहले देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें जो गंगा और अपना सोन नदी का क्षेत्र है, इसमें देखेंगे कि जो प्राचीन काल में यहाँ पर एक मगध नाम का विशाल साम्राज्य स्थापित होता है और यह बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत में विजय हासिल करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। क्योंकि बच्चों ये गंगा और सहायक नदियों का जो सोन नदी इत्यादि का जो क्षेत्र है ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था और इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों उपमहाद्वीप के बारे में। तो उपमहाद्वीप क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों जो दक्षिणी एशिया अर्थात एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और चीन इत्यादि देश शामिल है। यह क्षेत्र एक महाद्वीप से क्या है, छोटा है, लेकिन बच्चों इस क्षेत्र की जो विशालता और शेष एशिया से ये समुद्र के द्वारा, पहाड़ियों के द्वारा और पर्वतों के द्वारा क्या है, अलग बंटा हुआ है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और इसमें भारत देश की मुख्य स्थिति होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी बोला जाता है। अब बच्चों ये लोग जो प्राचीन मानव है, आदि मानव है, ये क्या करता था कि इस अपने जो उपमहाद्वीप है इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में क्या किया करते थे, यात्राएं किया करते थे। अर्थात एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ये लोग आवागमन करते थे और आवागमन के मुख्य कारणों की बात करें तो वो है काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाएं आ गई उसके कारण, सेना के द्वारा एक क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए इनका क्या होता था, यात्राएं होती थी, व्यापारियों के वर्ग या व्यापारियों के समूह के द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए जो यात्राएं की जाती थी, धार्मिक गुरुओं के द्वारा शिष्यों को जो शिक्षा देने के लिए यात्राएं की जाती थी वो धार्मिक गुरु वाले बिंदु के अंतर्गत आएगी, और जो नए स्थानों की खोज करने के लिए जो विशेषज्ञ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। तो इन सभी कारणों को मिलाकर हम देखते हैं कि लोग क्या करते थे, उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भ्रमण या यात्राएं किया करते थे और जिसके ये कारण थे। अब देखते हैं कि बच्चों इन यात्राओं से क्या होगा। तो इन यात्राओं से सभी लोग एक दूसरे के विचारों को जानेंगे और विभिन्न संस्कृतियों को आपस में मिलने का मौका मिलेगा। इससे विभिन्न संस्कृतियां आपस में सम्मिलित होकर एक नई संस्कृति का विकास होता है और एक दूसरे के विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। अब देखते हैं बच्चों कि जो अपना देश है भारत है, और आपने देखा होगा भारत को इंडिया भी बोला जाता है। अर्थात जो भारत और इंडिया है इन शब्दों का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो देखते हैं कि बच्चों जो अपनी सिंधु नदी घाटी है इसको इंडस के नाम से बोलते हैं और संस्कृत में इसको बोलेंगे सिंधु नदी। इस इंडस को बच्चों ईरानी और यूनानी भाषा में इंदोस और इंडोस के नाम से जानते हैं। और इस नदी अर्थात जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित प्रदेश है इसके लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो यूनानी और ईरानी जो है शब्द हिंदोस और इंडोस, इनसे क्या है अपने देश भारत का इंडिया नाम पड़ा। वही भारत की बात करें तो भारत सबसे पहले क्या होता था, भरत नाम का प्रयोग किया जाता था और जो इस क्षेत्र के उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में एक रहने वाला लोगों का क्या था, समूह था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था भरत नाम का। और इसका उल्लेख बच्चों हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, भरत नाम का उल्लेख। और इसके बाद में धीरे धीरे इस भरत नाम का प्रयोग इस देश विशेष के लिए किया जाने लगा जो वर्तमान में क्या है, भारत है। अब देखेंगे बच्चों कि जो अपना अतीत है, हमने देखा कि अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं उसको हम कैसे जान सकते हैं। अर्थात अतीत को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे और इनको किस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पांडुलिपि। यदि पांडुलिपि आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी होती थी, लेकिन हाथ से लिखी जाने वाली सभी पुस्तकें पांडुलिपि नहीं होती। तो दूसरी विशेषता देखते हैं कि ये पांडुलिपियां क्या है बच्चों, प्राय ताड़ के पत्र या फिर जो हिमालय क्षेत्र है उसमें उगने वाला एक पौधा है भुर्ज नामक पौधा या पेड़, इसकी छाल से एक विशेष
तरीके से तैयार होता था, भोजपत्र तैयार होता था, और इस भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखा जाता था। तो जो निर्माण होता था वो किसका निर्माण होता था? पांडुलिपि का निर्माण होता था। और इसको आप चित्र में भी इस प्रकार से देख सकते हैं। अर्थात भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखने की जो क्रिया के बाद में जो प्रतिफल प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाती है बच्चों? पांडुलिपि कहलाती है। और ये पांडुलिपि प्राय मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है, और इसमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं और साम्राज्य के जीवन के बारे में, औषधीय ज्ञान, विज्ञान, इन सभी विषयों पर उल्लेख मिलता है। अर्थात इनसे हमें उस समय की जो सामान्य जानकारी है, उस समय के राजा, साम्राज्य, प्रजा, इन सभी के बारे में ज्ञान, विज्ञान की बातें इनमें मिलती है। और इन पांडुलिपियों को क्या करते थे बच्चों? इस पांडुलिपि के एक हिस्से को दूसरी पांडुलिपि के दूसरे हिस्से से सील कर आपस में जोड़कर इनका जत्था तैयार किया जाता था। और वर्तमान में ये बच्चों अपने सामने बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, आपने देखा कि जो पेड़ की छाल है उससे एक भोजपत्र तैयार हो रहा है। तो इस भोजपत्र को क्या है कि जो कीड़ों ने क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। और कीड़ों ने नष्ट करने के कारण ये अपने सामने संख्या में क्या है, वर्तमान में बहुत कम संख्या में उपलब्ध है। और इनके अतिरिक्त बच्चों बात करें, संस्कृत, तमिल और प्राकृत में भी लिखित महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, और जिनसे क्या है, अतीत के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होती है। और जो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जो उस समय के जो लोग थे, अर्थात जो आदि मानव है, उसके द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो है प्राकृत भाषा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आम लोगों के द्वारा उस समय किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो अपना उत्तर होगा प्राकृत भाषा का प्रयोग। अब देखेंगे जो इतिहास को जानने का दूसरा स्रोत है, पांडुलिपि पहला था और दूसरा है अपना अभिलेख। तो अभिलेख और पांडुलिपि, इन दोनों में बच्चों बहुत अंतर है। कि पांडुलिपि क्या है कि जो पेड़ों की छाल है उनसे एक भोजपत्र तैयार होता है, उसके ऊपर लिखी जाती थी, और इनको कीड़ों के द्वारा नष्ट होने का खतरा भी रहता था। वहीं अभिलेख के बारे में देखेंगे बच्चों कि जो अभिलेख होते हैं, पत्थर या फिर लोहे जैसी कोई कठोर धातु या फिर कठोर सतह उनके ऊपर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, और ये क्या कहलाते थे? अभिलेख कहलाते थे। अर्थात ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी कोई कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण करवाए जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? अपने अभिलेख कहलाएंगे। और ये इसमें क्या होता था बच्चों? प्राय शासक वर्ग के द्वारा अपनी विजय का उल्लेख किया जाता था, और आदेशों को भी उल्लेखित किया जाता था, ताकि आम लोग इनको आसानी से पढ़ सके। और अन्य अभिलेखों में राजा और रानियों के अलावा जो स्त्री पुरुष हैं, जो सामान्य, यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये सामान्य स्त्री पुरुष का मतलब ये नहीं है कि समाज के सभी स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा, ये भी कुछ विशेष दर्जे के स्त्री और पुरुष होते थे, इनके द्वारा भी अपने कार्यों का विवरण रखा जाता था, और वो अभिलेखों के माध्यम से रखा जाता था। आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों कि एक ये कठोर सतह दिख रही है आपको लोहे के जैसी धातु के ऊपर, और इसमें क्या किया गया है? ये उत्कीर्ण करवाया गया है, और ये लेख क्या कहलाएगा? अपना अभिलेख कहलाएगा। अभिलेखों की जो बच्चों सतह कठोर होती है, कठोर सतह से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखें कि जो इनको कठोर सतह के कारण किसी भी खुली जगह पर आसानी से स्थापित किया जा सकता था, और ये खराब भी नहीं होते थे, और आसानी से खराब नहीं होते, और लंबे समय तक ये क्या कह रहते थे? सुरक्षित बने रहते थे। वहीं बात करें कि जो अभिलेख हैं, ये बच्चों कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण करवा रहे हैं, तो उत्कीर्ण करवाना इतना आसान कार्य नहीं है कठोर सतह के ऊपर। तो कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती होगी, तो उनके बारे में देखें। तो इस सतह पर हर कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता था, लिखने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी, लिखने में समय अधिक लगता था। एक ताड़पत्र पर या जो भोजपत्र पर जो पांडुलिपि लिखी जाती है उसमें बहुत कम समय लगता है, वहीं अभिलेख में समय अत्यधिक लगता था, और इसके लिए बच्चों हमें नुकीले औजारों की आवश्यकता भी पड़ेगी, जिससे अभिलेख को क्या किया जा सके? कठोर सतह पर खोदा या उत्कीर्ण किया जा सके। अब बच्चों एक शब्द है पुरातत्वविद। ये पुरातत्वविद शब्द उस व्यक्ति विशेष के लिए जो प्रयोग किया जाता है कि जो पुरातात्विक जो वस्तुएं, अर्थात जो इतिहास से अपने को प्राप्त हो रही है वस्तुएं, वो पुरातात्विक वस्तुएं कहलाती है।
और इन पुरातात्विक वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? पुरातत्वविद कहलाता है। और एक शब्द और आएगा अपने सामने, इतिहासकार, अर्थात इतिहास के बारे में ज्ञान रखना या इतिहास के बारे में खोज करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाएगा। यहाँ देखें बच्चों, पांडुलिपियों, अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो हमें अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी प्राप्त होती है, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? पुरातत्वविद कहलाएगा। अर्थात सामान्य सी भाषा कि जो इतिहास के जो स्रोत मिले हैं, अर्थात पांडुलिपि, अभिलेख और उनके अलावा जो भी वस्तुएं मिली है, उन सभी का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाएगा? पुरातत्वविद कहलाएगा। और पुरातात्विक वस्तुओं में हम देखते हैं कि ये एक मिट्टी का घड़ा प्राप्त होता है इस प्रकार से। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि ये जो सिक्के हैं, धातु के सिक्के, ये आज जो वर्तमान के सिक्के हैं उनसे किस किस प्रकार से भिन्न है। आप देखिए, इनका आकार अलग है, इनको डाला नहीं गया है, इनको ठप्पे के द्वारा बच्चों क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ये भी एक दूसरे प्रकार का सिक्का है। तो ये इस प्रकार से जो सभी सामग्रियां प्राप्त होती थी ये पुरातात्विक सामग्रियां कहलाती थी और इनका अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद बच्चों क्या करता है? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के जो अवशेष हैं, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण इत्यादि सभी वस्तुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और एक सामान्य निष्कर्ष निकालने में सफल होते हैं। ये पुरातत्वविद बच्चों क्या करते हैं? जानवरों की, चिड़ियों की और जो मछलियों की हड्डियां हैं, इन हड्डियों का अध्ययन करके ये बताते हैं हमें कि उस समय के लोगों का खान पान क्या था, अर्थात उस समय जो लोग थे वो किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते थे और किन चीजों को खाते थे। इनका पता इतिहासकार या पुरातत्वविद है जानवर, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों का अध्ययन करके हमें बताते हैं। अब देखते हैं बच्चों, इतिहासकार क्या है? कि अतीत का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ इतिहासकार है और पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद है। अब हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, एक शब्द है स्रोत। तो स्रोत शब्द किसके लिए प्रयोग करेंगे? कि जो अपने को अतीत से मिल रही है चीजें या वस्तुएं, जो हमें अतीत के बारे में जानकारी दे रही है, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी? स्रोत कहलाएगी। इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्रोतों की सहायता से क्या है बच्चों? कड़ी से कड़ी मिलाकर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है और किया जाता है। अर्थात एक स्रोत को दूसरे स्रोत के साथ में जोड़कर एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है और उसी से पूरे इतिहास का क्या किया जाता है? पुनर्निर्माण किया जाता है। अब बच्चों, हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे पहले शब्द प्रयोग हुआ है अतीत, और इस अतीत शब्द के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अतीत शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात किसी एक वचन व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे कि बच्चों जो अतीत शब्द है यहाँ पर ये एक वचन में प्रयोग नहीं होकर किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। अर्थात बच्चों इसमें जो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, एक तो जो शासक वर्ग हो गया और शासक वर्ग के अलावा व्यापारी वर्ग है, शिल्पकार वर्ग है, कृषक वर्ग है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है इतिहास से। इसलिए ये अतीत शब्द क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति विशेष राजा के बारे में या व्यापारी के बारे में या फिर केवल कृषकों के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त होती तो ये अतीत शब्द वहां पर एक वचन की स्थिति में होता, लेकिन यहाँ पर ये जो अतीत शब्द है वो किस में है? बहुवचन की स्थिति में है, क्योंकि जो लोगों के बच्चों अलग अलग समूहों के लिए इसके मायने अलग अलग थे। कृषकों का जीवन शासक वर्ग के जीवन से क्या था? भिन्न था। वहीं देखें व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से क्या था? भिन्न था। तो ये भिन्न था, तो इस भिन्नता की वजह से अतीत शब्द क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग व्यवहार और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन होता था और वो सभी हमें अतीत में देखने को मिलता है। शासक वर्ग क्या करता था बच्चों? लड़ाइयों में जो विजय होती थी इनका लेखा जोखा रखते थे। इसलिए हम इन विजयों के बारे में बच्चों क्या है? जानकारी अधिक रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग के द्वारा सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए जाते थे और सामान्य स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा
नहीं के बराबर अर्थात नगण्य संख्या में अभिलेख मिलते हैं जो सामान्य स्त्री पुरुषों के होते थे। शासक वर्ग के द्वारा जो भी विजय होती थी उसका उल्लेख अभिलेखों के ऊपर करवाया जाता था और इन विजयों का उल्लेख और जानकारी हमें आज भी प्राप्त है। वहीं आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी या फिर कम जानकारी प्राप्त है। अब आगे देखते हैं हम बच्चों कि जो अपना एक रोसेटा नामक कस्बा है, जो रोसेटा क्या है कि जो मिस्र के उत्तरी तट पर एक स्थित जो कस्बा है, यहाँ से बच्चों एक विशेष प्रकार का उत्कीर्णित पत्थर मिला है और इस पत्थर में क्या है कि जो एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाएं मिली है और भिन्न भिन्न लिपियां जिसमें यूनानी और मिस्री लिपि है, ऐसा एक विशेष प्रकार का उत्कीर्णित पत्थर मिला है। और इस पत्र में क्या होता था बच्चों, जो यूनानी विद्वानों ने बताया कि जो राजा और रानियां हैं, राजा और रानियां अर्थात शासक वर्ग के जो राजा और रानियां हैं, इनके नाम एक फ्रेम के अंदर अलग से डिजाइन करके लिखवाए जाते थे और वो फ्रेम यूनानी विद्वानों के अनुसार क्या कहलाता था, कारतूस कहलाता था। अर्थात कारतूस एक ऐसा फ्रेम का नाम है जिसमें राजा और रानियों के नाम क्या होते थे, उत्कीर्णित करवाए जाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि ये एल अक्षर जो है और ये ए अक्षर है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें कि एल अक्षर इनके अंदर शेर के लिए प्रयोग हो रहा है बच्चों, देखें यहाँ पे, और जो ए अक्षर है वो चिड़िया के लिए प्रयोग हो रहा है। और इन अक्षर और इन संकेतों के माध्यम से इन विद्वानों ने अभिलेखों को पढ़ने में क्या की, सफलता हासिल की। वहीं देखें कि जो यूनानी विद्वानों ने मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की जो समान अर्थ की जो ध्वनियां निकलती थी उनके बारे में पहचान करके सामान्य निष्कर्ष दिया। अब देखेंगे बच्चों कि जो हम शुरू में देखे थे कि जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हो रहा था, इस बारे में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। वहीं गंगा नदी घाटी के क्षेत्र है, वहां पर जो नगरों का विकास हो रहा था तो वो विकास बच्चों हो रहा था अपना 2500 वर्ष पूर्व के आसपास। तो यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि जो ये वर्ष पूर्व है ये क्या है और जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है ये क्या है। तो सबसे पहले देखें कि बच्चों ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए थे ईसा मसीह। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हुए थे उनके जन्म के जो समय है, जन्म का समय, उस जन्म के समय से जो समय है उसका विभाजन माना गया है। अर्थात जो ईसा मसीह का जन्म है उसको 0 माना और ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है उसको ईसवी पूर्व BC, बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसा मसीह का ये जन्म का समय है इसको 0 मानने के बाद में इसके पहले का समय तो हो गया ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था 4700 वर्ष पूर्व, वहीं गंगा जो नदी घाटी है उसमें देखा था कि जो नगरों का विकास हो रहा है वो हो रहा है अपना 2500 वर्ष पूर्व। तो अर्थात बच्चों ये जो समय है ये 0 से 2500 वर्ष और 0 से 4700 वर्ष इधर पीछे की ओर है। यदि बात करें ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय और वर्तमान में हम देखें कि हम यहाँ पर स्थित हैं जो 2021 अपना चल रहा है और 2021 से पीछे चलेंगे तो हम देखेंगे बच्चों 2020, 2000 और इस प्रकार से पीछे चलते चलते एक बिंदु ऐसा आएगा वहां पर समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इस शून्य को ही इतिहासकारों ने क्या माना है बच्चों, ईसा मसीह का जन्म का समय माना है। और इस जन्म के समय के जो पहले का समय है इसको हम बताते हैं ईसा पूर्व, अर्थात इंग्लिश में बात करेंगे तो BC के नाम से। वहीं ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी के नाम से जाना जाता है, 2021 ईस्वी, 2000 ईस्वी। और इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो AD अर्थात एनो डोमिनी शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। एनो डोमिनी अर्थात जन्म के जो बाद का समय होता है उसके लिए AD शब्द का प्रयोग किया जाता है, एनो डोमिनी। और जन्म के जो पहले का समय है उसके लिए BC, बिफोर क्राइस्ट अर्थात जो ईस्वी पूर्व है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चों
आप कहीं भी यदि इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अधिकांश मात्रा में अपने को शब्द लिखे मिलेंगे समय के साथ में एडी और बीसी। एडी और बीसी का सामान्य अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, और ये जो पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये अपना यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले भाग में बच्चों हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उनके जो उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।